सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनआईएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर लेकर आए हैं जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की या फिर रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। क्या पूछा है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। बताइए कौन सा गांव राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट राइट आंसर बताइए। तो देख लेते हैं इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो जो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है वह कौन सा गांव है। श्री गंगानगर कोणा गांव। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वह है श्री गंगानगर कोणा गांव। ठीक है। या फिर राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर शिलाना गांव। शिलाना गांव। या फिर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बांसवाड़ा बोरकुंड। ठीक है। या फिर राजस्थान का है जो कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो कटरा गांव। कौन सा, कटरा गांव जैसलमेर। ये ध्यान में रखना है आपको बस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, श्री गंगानगर कोणा गांव। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु आपसे पूछ लिया जाए तो धौलपुर शिलाना गांव। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु तो कटरा गांव जैसलमेर। या फिर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा जाए तो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा आपको करना है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 2 कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। कौन सा जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। क्यों है नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, देख लेते हैं इसे भी नक्शे के हिसाब से कि नागौर कहाँ पर आता है, राजस्थान के बीचों बीच आता है। अगर हम देखें कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम जो रेखा है ये आपस में एक दूसरे को काटती है, कौन से जिले में काटती है, तो नागौर में काटती है। तो राजस्थान का जो बिल्कुल मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है, नागौर है। ठीक है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, कौन से जिले में काटती है, तो नागौर। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। कई बार बता चुकी हूँ मैं, क्या नाम है, भाकर। ये जो भाकर की पहाड़ी है कहाँ पर है, सिरोही जिले में। कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है भाकर की पहाड़ी। जबकि जो गिरवा की पहाड़ी है कहाँ पर है, कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। और कैसी पहाड़ियां होती है, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी। तस्तरी नुमा पहाड़ी तो कौन सी पहाड़ियां कहते हैं, गिरवा की पहाड़ी, जो कि उदयपुर जिले में विस्तृत है। थली आपको पता है लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र है। क्या है, थली लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र, ये कहलाता है क्या, थली कहलाता है। ठीक है, बोराट, बोराट का तो पठार है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत, कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। ठीक है, क्लियर। ये बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ यानी उदयपुर से लेकर राजसमंद तक ये क्या है, विस्तृत है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन। पूछा गया है कि सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ी या फिर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय क्या नाम है, तो भाकर की पहाड़ी कहते हैं, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या पूछा है कि समकोणीय बालू का स्तूप है।
अब चारों ऑप्शन है आपके पास, तो देख लीजिए। समकोणीय बालू का स्तूप, क्या पूछ रहा है? समकोणीय बालू का स्तूप के बारे में पूछ रहा है। कौन सा है? कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं बताइए? अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं, ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? तो हवा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप। कैसे होते हैं ये? हवा के समकोण, यानी हवा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है। जबकि अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, ये कैसे होते हैं? हवा के समांतर, यानी हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? हवा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, या फिर रेखे भी बोल सकते हैं, या फिर पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं। जबकि हवा के समकोण बनने वाले बालू का जो स्तूप होते हैं, उसे अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं, या फिर समकोणीय बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं। जबकि जो तारा बालू का स्तूप है, इसकी आकृति तो कैसी होती है? तारे के समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है तारा बालू का स्तूप की। और जो पेट्रोलिक बालू का स्तूप है, ये कैसा होता है? बरखान के विपरीत। कैसा होता है ये? बरखान के विपरीत। बरखान के विपरीत होता है। ठीक है। बरखान तो कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है, जबकि पैराबोलिक कैसा होता है? इस टाइप से होता है, यानी महिलाओं के हेयर पिन के समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 कि पीड़ मांड का मैदान, क्या पूछा है? कि पीड़ मांड का मैदान किस जिले में है? कौन से जिले में है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहले तो बताइए, जो पीड़ मांड का मैदान है, ये क्या है? क्या है ये पीड़ मांड का मैदान? पीड़ मांड का मैदान, ये क्या है? क्या है? किसे कहते हैं पीड़ मांड का मैदान? यानी बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। क्या है ये? बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। पीडमेंट का मैदान किसे कहते हैं? बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को, निर्मित मैदान को कहा जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है देवगढ़ राज संबंध। कहाँ पर है? देवगढ़ राज संबंध में विस्तृत। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि पीडमांड का मैदान किस जिले में है, यही तो पूछा है। तो राज संबंध में स्थित है। क्या होता है पीडमांड का मैदान? कि बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को पीडमांड का मैदान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन है। तो कौन सी नदी को कहा जाता है? बाण गंगा को। जो बाण गंगा नदी है, इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा भी बोल सकते हैं, या फिर रुंडित सरिता। रुंडित सरिता भी इसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। या फिर जो लूणी नदी है, इसे कह सकते हैं मरुस्थलीय, मरुस्थल की गंगा। क्या कह सकते हैं? मरुस्थल की गंगा। कि मरुस्थल की गंगा कहलाती है, तो वो कहलाती है लूणी नदी। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? नागपुर अजमेर से होता है। इसके अलावा जो चंबल नदी है, इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या कहते हैं भाई? इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु। ठीक है। इसके अलावा जो बनास नदी है, इसे जानते हैं वन की आशा। किसके नाम से जाना जाता है? इसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वन की आशा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, या फिर रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है, या फिर है जो कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन को अपोजिट भी पूछा जा सकता है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के बारे में पूछ रहा है। कौन सी है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना? कौन सी है? बीसलपुर परियोजना। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना। ये जो बीसलपुर परियोजना है, ये कौन सी नदी पर बनी हुई परियोजना है बताइए?
बीसलपुर जो परियोजना है ये किस नदी पर है? बनास नदी पर, बनास नदी पर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है। और जो बीसलपुर परियोजना है इस पर कौन सा बांध है? बताइए। तो आप सभी जानते हैं बीसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध। और जो ये बीसलपुर बांध है ये कौन से जिले में है? तो टोंक में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? बीसलपुर बांध का निर्माण 1999 ईस्वी में, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है जो बीसलपुर परियोजना है, जो बीसलपुर परियोजना है इससे लाभान्वित जिले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बताइए कि बीसलपुर जो परियोजना है इससे लाभान्वित जिलों के नाम, लाभान्वित जिले बताइए आप मुझे। कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? एक तो है जयपुर, टोंक और अजमेर, टोंक और अजमेर, ये जिले क्या है? इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसलपुर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं, या फिर बीसलपुर परियोजना पर कौन सा बांध है, या फिर बीसलपुर जो परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बांध दे दिए गए हैं और जिसके नाम दिए गए हैं, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सुमेलित नहीं है। मेजा बांध, ये मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। मेजा जो बांध है ये तो है भीलवाड़ा में, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और जो चाकन बांध है ये बूंदी में स्थित है। जवाई बांध जालोर, गलत। जवाई बांध कहाँ पर है भाई? बताइए जवाई बांध कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली। कहाँ पर है ये? सुमेरपुर पाली में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पांचना बांध है ये करौली में, सभी जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन, क्योंकि जवाई जो बांध है ये कहाँ पर स्थित है? सुमेरपुर पाली में स्थित है, ना कि जालोर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि पूर्व दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है? क्या कहलाती है पूर्व दिशा में चलने वाली हवाएं? क्या कहलाती है? पुरवैया, ठीक है, पुरवाई या पुरवैया, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन लू क्या होती है? लू क्या होती है बताइए? कि गर्मियों में चलने वाली धूल भरी गर्म पवनों को कहा जाता है लू। ये लू क्या होती है? गर्मियों में चलने वाली, गर्मियों में चलने वाली गर्म धूल भरी, धूल भरी पवनें होती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। जबकि पछुआ क्या होती है? पश्चिम दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। पछुआ क्या है? पश्चिम दिशा में चलने वाली पवनें, चलने वाली पवनें होती है, ठीक है। इसमें ये अंतर है कि भाई लू है तो गर्मियों में चलने वाली गर्म धूल भरी हवाएं होती है, या फिर पूर्वाई क्या है? तो पूर्व दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है, या फिर पछुआ क्या है? तो पश्चिम दिशा में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। इसके अलावा जो मावट होती है वो किसकी सहायता से होती है? पश्चिम विक्षोभ की सहायता से। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है ना कि मावट क्या है? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, और किसकी सहायता से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की सहायता से, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अरावली के पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए कि अरावली के कौन से भाग में, अरावली के पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम भाग पूछ रहा है। अरावली के पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देख लीजिए। जो लाल लोमी मिट्टी यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखा है ये तो पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, यानी हाड़ौती क्षेत्र में। पहले देख लेते हैं, लाल लोमी मिट्टी ये पाई जाती है दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। और काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जलोढ़ जो मिट्टी है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, कई बार बताया है मैंने आपको, ठीक है। जबकि अरावली के पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बताइए क्वेश्चन नंबर 11 कि कुवलय माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। कुवलय माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, देख लीजिए। किसके द्वारा? उदो तनसूरी के द्वारा। कुवलय माला ग्रंथ, कुवलय माला ग्रंथ, इसकी जो रचना है वे की थी उदोतन शूरी के द्वारा। किसने की है? उदोतन शूरी ने। और कुवलय माला ग्रंथ में 18 भाषाओं का प्रयोग, कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और कुवलय माला जो ग्रंथ है इसकी रचना किस शासक के समय हुई? शासक का नाम बताइए। तो वत्सराज। किसके समय में रचना की गई है? वत्सराज के समय में इसकी रचना की गई है। जबकि पृथ्वीराज राठौड़, इन्हें कहा जाता है डिंगल का हेरोस, और इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी रचना। ठीक है, कौन सी रचना है इनके द्वारा? वेली कृष्ण रुक्मणी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसके द्वारा की गई है? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। या फिर सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? तो वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर। या फिर वीर सतसई, वीर सतसई। इसके अलावा छंदोमयूख, कौन सी? छंदोमयूख। और बताइए राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा और राम रंजाट। या फिर सती रासो, कौन सी रचना? सती रासो। या फिर बलवंत विलास, बलवंत विलास। तो कोई भी रचना उठाकर दी जा सकती है वहां पर आपको। ये रचना है सूर्यमल मिश्रण की। और सूर्यमल मिश्रण कौन है? राजस्थान के राज्य कवि हैं। इसके अलावा चंद बरदाई के द्वारा आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कि बारात का डेरा देखते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। महिला के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है बारात का डेरा देखते समय? बारात का डेरा देखते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, कौन सा गीत है भाई? जला गीत। ठीक है। जबकि हिड़ गीत कब गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं दीपावली के अवसर पर। कि हिड़ जो गीत हैं ये कब गाए जाते हैं? दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। और जला गीत बारात का डेरा देखते समय, बारात का डेरा देखते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कामड़ गीत आप सभी जानते हैं कि वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने से बचाने हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है। जबकि शीर्षण गीत, ये गीत भी महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। और कैसे गीत होते हैं? गाली भरे गीत, गाली भरे गीत महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं ये गीत। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन की बारात का डेरा देखते समय स्त्रियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाले हैं। ठीक है, बताइए कि निम्न में से असंगत है। यहाँ पर नत्य दे दिए गए हैं आपको और जनजाति दे दी गई है। तो कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? देख लीजिए। जो घूमरा नृत्य है ये किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, बिल्कुल सही है। मादल जो नृत्य है ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो धाकड़ नृत्य है किया जाता है कंजर जनजाति के द्वारा। यहाँ पर दे रखा है मावलिया और मेव। जो मावलिया नृत्य है मेव जाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी। मावलिया जो नृत्य है ये तो किया जाता है भाई कौन सी जनजाति के द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा। ठीक है। और मेव जनजाति के द्वारा तो कौन सा नृत्य किया जाता है? रणबाजा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? रणबाजा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से असंगत है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। मावलिया नृत्य आपको ध्यान में रखना है कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। जबकि मेव जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रणबाजा नृत्य किया जाता है। और कैसा नृत्य है ये? रणबाजा नृत्य, युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं
ये कौन सा संत राजस्थान रानी है, यानी कौन से संत है जो कि राजस्थान के नहीं है। देख लीजिए चार ऑप्शन है आपके पास, कौन से संत राजस्थान के नहीं है। अखाजी, राइट आंसर बी ऑप्शन, क्योंकि जाम्बोजी का जन्म तो आपको पता है कहाँ पर हुआ था, पीपासर नागौर। जाम्बोजी तो कहाँ के हैं, पीपासर नागौर के हैं। और जो पीपा जी हैं इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, गागरोन, गागरोन दुर्ग झालावाड़। ठीक है, ये भी राजस्थान के हैं। इसके अलावा दे रखा है लाल दाजी, बताइए लाल दाजी कहाँ के हैं, लाल दाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, फटाफट आंसर दीजिए। तो धौली दूब अलवर, कहाँ पर, धौली दूब अलवर में। ठीक है, तो ये जो संत हैं ये तो राजस्थान के हैं, जबकि अक्खा जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, रखड़ी और टोटी है, क्या है ये रखड़ी और टोटी, बताइए रखड़ी और टोटी है क्या है। पुरुषों के वस्त्र हैं, या फिर स्वदेशी जूते हैं, या फिर महिलाओं के गहने हैं, या फिर सांपों के प्रकार हैं, क्या है ये। तो ये महिलाओं के गहने हैं। ठीक है, रखड़ी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो रखड़ी सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। और टोटी कहाँ का आभूषण है, कान का आभूषण है, ये ध्यान में रख सकते हो आप। ठीक है, या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, महिला चित्रकार कमला व इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है। यहाँ पर चित्रकला शैलियों के आपको नाम दे दिए गए हैं, तो बताइए कमला और इलायची, इन महिला चित्रकारों का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, कौन सी शैली से है, नाथ द्वारा से। ठीक है, और नाथ द्वारा के पुरुष चित्रकारों के नाम बताइए आप मुझे, पुरुष चित्रकार कौन थे। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली के पुरुष चित्रकार कौन से हैं, तो कोई दो पुरुष चित्रकारों के नाम बता दीजिए। एक तो है नारायण, कौन है, नारायण। इसके अलावा चतुर्भुज, ठीक है, नारायण चतुर्भुज। इसके अलावा घाशीराम, इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो इनका संबंध है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। और अलवर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है नंदराम, कौन है, नंदराम। इसके अलावा बक्शाराम, शालिग्राम, कौन, शालिग्राम, या फिर छोटे लाल। तो वहां पर आपको इन चित्रकारों का नाम भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि शालिग्राम या फिर बक्शाराम का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो अलवर चित्रकला शैली से है। ठीक है, किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम है निहाल चंद, जो कि सावंत सिंह का दरबारी था, निहाल चंद। ठीक है, और जयपुर का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह है गोपाल। इसके अलावा उदय, हुक्मा और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो चित्रकारों के नाम भी याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कि कौन से चित्रकार का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, क्योंकि चित्रकारों के नाम भी वहां पर आपको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बताइए निम्न में से विवाह के लिए अबूझ शावा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि विवाह के लिए अबूझ शावा है कौन सा, आखा तीज। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। अब ये बताइए आप, जो आखा तीज है ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, आखा तीज का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया। कब मनाया जाता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और इस दिन है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, तो आखा तीज। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, आखा तीज के दिन। या फिर आखा तीज के दिन कौन सी जयंती रहती है, परशुराम जयंती। ठीक है, कि परशुराम जयंती मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है आखा तीज यानी वैशाख शुक्ल तृतीया की। ठीक है, तो इसे कहते हैं अबू सावा, यानी आखा तीज को अबू सावा भी बोल सकते हैं, ये चीज भी ध्यान में रख सकते हो आप, अबूज सावा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आखा तीज का जो त्योहार है ये मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। इसे अबू सावा के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जबकि शरद जो पूर्णिमा है ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, अश्विन पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है, अश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, और निर्जला जो एकादशी है ये मनाई जाती है ज्येष्ठ
ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर करवाई जा रही है। इसके अलावा देख लेते हैं, बताइए भाई, मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली, ये मंकी वैली कौन से जिले में है? कहाँ पर है मंकी वैली? जयपुर। और इसका अन्य नाम क्या है? और दूसरा गलताजी। अन्य क्या नाम है इसे? गलताजी के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बंदरों की संख्या पाई जाती है इस मंदिर में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। मंकी वैली किसका नाम है? तो गलताजी का नाम है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए भाई, वागड़ की मीरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है वागड़ की मीरा? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो कहा जाता है वागड़ की मीरा गौरीबाई को। ठीक है, जबकि राजस्थान की दूसरी मीराबाई किससे कहा जाता है? रानाबाई को। राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहलाती है तो रानाबाई, और वागड़ की मीरा कहलाती है गौरीबाई, या फिर राजस्थान की राधा कहलाती है? बताइए, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को। ठीक है, या राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे घूमा कर फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, या फिर राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहलाती है रानाबाई, या फिर राजस्थान की है जो कि राधा कहलाती है तो मीराबाई। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या पूछा है? सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं सहेलियों की बाड़ी है कौन से जिले में स्थित? उदयपुर जिले में स्थित। ठीक है, सहेलियों की जो बाड़ी है उदयपुर। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले में स्थित है। और सहेलियों की जो बाड़ी है इसका जो निर्माण है, सहेलियों की जो बाड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है उसका निर्माता कौन है? तो संग्राम सिंह द्वितीय। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक पूछा गया है आपसे यहाँ पर, तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज जो चतुर्थ हैं इनका अन्य और क्या नाम था? बताइए, अन्य नाम कौन से नाम से और जानते थे? बीसल देव, बीसल देव के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्हें चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का स्वर्ण काल। और जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। कौन सी पाठशाला का? संस्कृत पाठशाला का निर्माण। और इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? बताइए, जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके दरबारी कवि का नाम बताइए, क्या नाम है दरबारी कवि का? फटाफट आंसर दीजिए कि विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? तो सोमदेव। कौन था? सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या पूछा गया है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था तो विग्रहराज चतुर्थ। या फिर पूछा जा सकता है चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है, या फिर संस्कृत पाठशाला का निर्माण कौन से शासक ने करवाया, या फिर किस शासक का नाम बिशल देव था, या फिर है जो कि विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, या फिर ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सोमदेव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए भाई, कवि बिहारी मल किसके
दरबारी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट आंसर दीजिएगा कि जो कवि बिहारी मल हैं ये किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? ये थे मिर्जा जयसिंह के दरबारी। किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी। ठीक है। और कवि जो बिहारी मल हैं इनके द्वारा बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन से ग्रंथ की? बिहारी सतसई। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सवाई जयसिंह का दरबारी कवि कौन था, तो क्या करोगे फिर आप? क्या करने वाले हो बताइए? कि सवाई जयसिंह के जो दरबारी कवि थे उनका नाम बताइए। दोनों में अंतर है इनमें। तो कृष्ण भट्ट आपको करना है। कौन थे? कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट थे। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। बिहारी मल मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। नेक्स्ट बताइए भाई, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। राजपूताने का कर्ण क्या पूछा है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राय सिंह को। ठीक है। जबकि लूणकरण को तो क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो लूणकरण को। या फिर राजपूताने का कर्ण कहा जाता है तो राय सिंह को। इनमें भी अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए भाई, आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कब स्वीकार की भाई अकबर की अधीनता? भारमल ने कौन से सन में स्वीकार कर ली थी? 1562 में। या राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और जो भारमल है इनकी पुत्री का क्या नाम था? भारमल इनकी पुत्री का क्या नाम था? हरकाबाई। हरकाबाई। और जो भारमल है इसने अकबर की अधीनता, किसकी अधीनता? अकबर की अधीनता। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में। ठीक है। और उसके बाद है जो कि हरकाबाई और अकबर का विवाह, यानी अकबर और हरकाबाई का विवाह कब हुआ था? कौन से सन में हुआ? 1562 में। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? शामबर में हुआ। तो ये जो भारमल था ये राजस्थान का वो प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार की। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वे प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ फैक्ट ये महत्वपूर्ण जो लिखवा देती हूँ मैं आपको कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है। रियासत, तो रियासत आप सभी जानते हैं कौन सी रियासत थी? आमेर रियासत। ठीक है। आमेर रियासत। या फिर पूछा जा सकता है कौन सा वंश? वंश भी पूछा जा सकता है। रियासत जैसे पूछा है ना उस प्रकार से आपको वंश भी पूछा जा सकता है कि किस वंश ने सर्वप्रथम है जो कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। कछवा। ठीक है। और शासक का नाम भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो भारमल। भारमल ये राजस्थान का वो प्रथम शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रथम रियासत या राजस्थान का प्रथम राजवंश जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया तो कछवा राजवंश। और शासक का नाम है भारमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई बताइए, क्या पूछा है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? कब की गई थी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? फटाफट आंसर दीजिएगा कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में। कब की गई थी? 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है। 1934 में। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम बताइए। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। और अध्यक्ष का नाम बताइए। अध्यक्ष का क्या नाम था? भंवरलाल सर्राफ।
अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। ठीक है। जबकि बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। किसके द्वारा की गई थी? मगाराम बेग के द्वारा। मगाराम बेग के द्वारा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आप सभी जानते हैं 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको दिया जा सकता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कौन से सन में की गई थी या फिर उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बताइए, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। किसकी मत्स्य जनपद की राजधानी। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो बेराट है इसका प्राचीन क्या नाम था? विराटनगर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बेराट। ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? कोटपुतली। कोटपुतली, बेहरोड। ठीक है। और बेराट का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? विराटनगर। प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है कि बेराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। और जो बेराट है किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो आपको पढ़ाया जा सकता है बस। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 कि पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बताइए कहाँ पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता? कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। राइट आंसर सी ऑप्शन, कालीबंगा। कहाँ पर है ये कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी पर है? गग्गर नदी पर। ठीक है, या फिर कैसी सभ्यता है ये? काश्य युगीन सभ्यता। काश्य युगीन सभ्यता। और कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, या फिर उत्खननकर्ता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन है और कब उत्खनन किया गया था? तो 1961-62 के समथिंग किया गया था। और उत्खननकर्ता के नाम बता दीजिए आप मुझे, कौन कौन है? एक तो है बी के थापर। कौन है? बी के थापर। बीबी लाल। और एम डी खरे। कौन है? एम डी खर्रे। और कालीबंगा जो सभ्यता है इसका समय क्या है? बताइए इसका समय क्या है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका समय माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आ सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, या फिर किस नदी पर है, या फिर इसका समय क्या माना गया है, या फिर कैसी सभ्यता है, या फिर किसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, या फिर उत्खननकर्ता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जबकि भरतपुर में कौन सी सभ्यता है? तो भरतपुर में आप सभी जानते हैं 9 सभ्यता बसी हुई है। सीकर में कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता है। और उदयपुर में आहड़ सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हम्मीर महाकाव्य के लेखक थे। हम्मीर महाकाव्य के लेखक थे कौन भाई? बताइए, हम्मीर महाकाव्य के लेखक। एक तो है हम्मीर रासो। ठीक है, हम्मीर रासो, या फिर हम्मीर हट, या फिर हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर मदमर्दन, या फिर है हम्मीर मदमर्दन। ठीक है,
तो बताइए अब, हम्मीर जो रासो है इसके लेखक कौन है, इनमें अंतर है, जोधराज। कौन है, जोधराज। और हम्मीर हट की रचना की थी चंद्रशेखर के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा। और हम्मीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वे कौन है, नयन चंद्र सूरी। कौन है, नयन चंद्र सूरी। जबकि हम्मीर मदमर्दन की रचना किसके द्वारा की गई है, जय सिंह सूरी के द्वारा। चारों में अंतर है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हम्मीर महाकाव्य के लेखक थे, कौन थे भाई, हम्मीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी। ठीक है। जबकि मेरुतंक के द्वारा तो कौन सी रचना की गई, प्रबंध चिंतामणि। इनकी प्रमुख रचना है कौन सी, प्रबंध चिंतामणि। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं तो मेरुतुंग, या फिर है जो कि कर्णिदान के द्वारा प्रसिद्ध रचना है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है, तो कर्णिदान के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कि हमीर रासो के लेखक कौन है, तो जोधराज। या फिर हमीर हट के लेखक कौन है, चंद्रशेखर। या फिर हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। या फिर हमीद मर्दन की रचना किसके द्वारा की गई, तो जयसिंह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अनुसंधान से संबंधित, कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई, ये जोड़बेड़ बीकानेर में। ठीक है। और राष्ट्रीय ऊंट जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी, स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो वो की गई थी 1984 में। क्लियर, कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोड़बेड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसके अलावा आविका नगर टोंक में कौन सा संस्थान है, तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान जो केंद्र है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1962 में, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। शेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। क्या है, राष्ट्रीय सरसों, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है तो शेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, तो 1993 इसकी स्थापना की गई थी। और तभी जी अजमेर में क्या है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, तभी जी अजमेर में है। और इसकी जो स्थापना है वे कौन से सन में की गई थी, 2000 में। कब की गई थी, 2000 में। ठीक है। तो ये अनुसंधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इन्हें आप। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30, कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। चारों ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। कि मेवाड़ का मैराथन युद्ध, यानी कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। कौन से युद्ध को कहा है, दिवेर के युद्ध को। और जो ये दिवेर का युद्ध है, दिवेर का युद्ध, ये कहाँ पर हुआ था भाई, राज संबंध में। कहाँ पर, राज संबंध में हुआ था। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था, तो 1582 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था ये दिवेर का युद्ध, तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और शेरिया सुल्तान खां, शेरिया सुल्तान खां के बीच में। ठीक है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, तो महाराणा प्रताप की क्या होती है, इस युद्ध में विजय होती है। ठीक है। और इसी युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, दिवेर के युद्ध को। दिवेर के युद्ध को क्या कहा गया है, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन युद्ध। लेकिन किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड द्वारा। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कि मेवाड़ का मैराथन युद्ध किस युद्ध को कहा गया है, दिवेर के युद्ध को। या तो पूछा जा सकता है कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया, या फिर किन शासकों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। या फिर मेवाड़ का जो मैराथन युद्ध है वे कौन से युद्ध को कहा है, या फिर कौन से
शासक के द्वारा कहा गया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है इस युद्ध को। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था भैया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज जो तृतीय है इनकी क्या होती है? विजय होती है। जबकि जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब होता है? 1192। कब होता है? 1192 ईस्वी में। और किन शासकों के बीच में होता है? तो ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कौन से युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि 1191 ईस्वी में, यानी तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किस पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बताइए, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? कहाँ पर है ये रानी जी की बावड़ी? और रानी जी की बावड़ी का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया और इसे क्या कहा जाता है? तो रानी जी की जो बावड़ी है, देख लेते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी ये कौन से जिले में है? तो ये है भाई बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी में। और इसे कहा जाता है बावड़ियों का सिरमौर। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है तो रानी जी की बावड़ी को। और रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण कौन ने करवाया था? तो अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा। नाथावती ने कब करवाया था? 1699 में। 1699 ईस्वी में करवाया था। क्लियर। कि भाई रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने 1699 ईस्वी में। ठीक है, या राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 33 कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। तो डांग क्षेत्र के रूप में आप सभी जानते हैं कौन से जिले जाने जाते हैं? तो करौली और धौलपुर। क्या कौन से जिले जाने जाते हैं? करौली और धौलपुर। और डांग की रानी कहलाती है करौली। पूछा जाता है कई बार कि डांग की रानी कहलाती है या फिर डांग का राजा कहलाता है। डांग की रानी कहलाती है पर डांग का राजा कहलाता है। तो डांग की रानी कहलाती है कौन सा जिला? करौली। और डांग का राजा धौलपुर। ठीक है, तो इन जिलों में डांग क्षेत्र विस्तृत है। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34। बताइए भाई, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मगरा किस पशु की नस्ल है? पशुओं की नस्ल से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मगरा किस पशु की नस्ल है? कौन से पशु की नस्ल है ये मगरा? तो ये है भेड़ की नस्ल। इसके अलावा भेड़ की और कौन कौन सी नस्ल होती है बताइए? एक तो होती है नाली, वहां पर आपको दिया जा सकता है कि नाली या फिर सोनाड़ी, नाली, सोनाड़ी, चोकला या फिर पूगल या फिर मगरा। कौन सी? मगरा। या फिर जैसलमेरी, जैसलमेरी या फिर मारवाड़ी। ये सारी क्या है? भेड़ की नस्ल। ठीक है, तो कोई भी नस्ल आपको उठाकर दी जा सकती है कि नाली, चोकला, पोगल या मगरा ये किसकी नस्ल है? तो भेड़ की। ठीक है,
ये जैसलमेरी मारवाड़ी किसकी नस्ल है, तो ये भी भेड़ की नस्ल है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 33। भाई चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास कि चुनाई की कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। एक ऑप्शन में दे रखा है हमें चिंकारा। चिंकारा तो भाई क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है, राज्य पशु है। और चेजारा, चुनाई का कार्य करने वाले को कहा जाता है चेजारा। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चेजारा क्या होता है कि चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाता है, चेजारा। और सी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, चिमाता। ये चिमाता क्या है कि स्थानांतरित कृषि का प्रकार। ठीक है, क्या है ये चिमाता, स्थानांतरित, स्थानांतरित या फिर वालरा भी कह सकते हैं इसे, वालरा, वालरा कृषि का प्रकार। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है चिकारा। तो ये चिकारा क्या होता है बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि चिकारा क्या है, क्या है चिकारा, वाद्य यंत्र। और कौन सा वाद्य यंत्र है चिकारा, नाम बताइए, कैसा वाद्य यंत्र है ये तो पता है आपको कि वाद्य यंत्र है चिकारा, लेकिन कैसा वाद्य यंत्र है ये चिकारा, तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। तो इनमें काफी अंतर है। भाई चिंकारा क्या है, चिंकारा तो राज्य पशु है, चेजारा चुनाई का कार्य करने वाला कहलाता है, और चिमाता स्थानांतरित कृषि का प्रकार होता है, और चिकारा क्या है, वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये थे भाई आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।